सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार, और सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मंदाकिनी जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी वर्मा आपके साथ आ चुकी है सखी सहेली के मंच पर। हमारे सभी श्रोताओं को बहुत इंतजार था कि भाई कब हम लोग आते हैं, तो देखिए आज वो दिन आ गया कि हम लोग एक साथ मंच पर हैं। अच्छा, और यानी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और आज से मतलब और इंतजार शुरू करें। हाँ, तो हम लोग हमारी ये पहली मुलाकात है ना? जी बिल्कुल पहली मुलाकात है। तो पहले विषय बता देते हैं, बिल्कुल बताइए, फिर बातें करते हैं। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जन्मदिन है, इनके बारे में बात करेंगे। और मायके की स्मृतियां, अरे वाह, जो हमेशा जिंदगी में ताउम्र चलती हैं साथ साथ, तो उनकी यादें करेंगे साझा। और हमारे श्रोता भाइयों सभी सखियों ने भी लिख रखी हैं, और जो श्रोता भाई हैं वो भी इसके बारे में अपना लिख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, है ना। वो ये ना समझे कि श्रोता सोचेंगे या हमारे सखा सोचेंगे कि भी हम मायके के बारे में क्या लिखे। नहीं लिखिए, आपका भी तो मायका होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल दिल की बात आपने कह दी। तो इसके बाद हम बात करेंगे सौंदर्य साधना के अंतर्गत कमल के फूल से निखारे त्वचा। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो आप और मैं बहुत सुंदर लगेंगे, और हमारे श्रोता भी कमल के फूल से जब अपनी त्वचा निखारेंगे तो क्या कहने। बिल्कुल, और कमल का फूल हम जब लोग लाते हैं पूजा वगैरह में, तो एक एक्स्ट्रा ले आए, या जब मन करे तब आप खरीद के ले आए, और बस अपनी त्वचा को निखारे। तो पहले तो हम लोग एक गीत से निखार लेते हैं अपने सखी सहेली के मंच को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है तो एक गीत सरमाथे पर आपका आदेश।
तो भाई आज तो मंत्री मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात है और शायद इसीलिए आपने इस गाने का चयन किया था। बिल्कुल। देखिए पहली मुलाकात ऐसी होती है कि उसको यादगार बनाया जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है ना। तो मैंने कहा आज मौके पे चौका मार ही ले। आपने छक्का मार दिया है। जी सर। तो मैंने कहा बस ये गाना लगा लेते हैं। देखिए जब बात पहली मुलाकात की हम कर रहे हैं तो ये मुलाकात जो होती है बहुत खास होती है। बिल्कुल खास होती है और हमेशा याद भी रहती है। जी जी। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, कोई नई जगह में पहली बार जाते हैं, जी, कुछ भी चीज पहली बार जब हम देखते हैं तो वो चीज ताउम्र हमारे साथ चलती रहती है। बिल्कुल चलती रहती है। और जब दो इंसान आपस में मिलते हो तो कहते हैं कि प्यार बांट लेना चाहिए, प्यार उंडेल लेना चाहिए, है ना। और अपनी बात कहने में कहीं भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे देखिए एक श्रोता हैं, उन्होंने भी कंजूसी नहीं करी। वो लिख रहे हैं कि भाई इसमें बड़ी बहन कौन है। अच्छा, ये तो उन्होंने गलत प्रश्न कर लिया। प्रश्न उनका वाजिब है। तो ठीक है, हमारे साथ मंदाकिनी जी है। तो बस उन्हीं को हम बड़ा मान लेते हैं। बड़ी जी है जी। तो देखिए महिलाओं के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि वो हमेशा अपने आप को छोटा बताती है। तो मैं अपनी उम्र छुपाते हुए आपसे छोटी बनना पसंद करूंगी। अरे क्या बात है। नहीं, तो दोनों ही अपनी उम्र छुपा लेते हैं और दोनों ही बहनें बन जाते हैं, सखी सहेली बन जाते हैं। तो हमारे उन सखा साहब से कहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इस लड़ाई में न पड़े, है ना। बल्कि ये देखिए कि भाई दोनों में पहली मुलाकात में कितना प्यार उमड़ा है। दोनों इस मुलाकात को किस तरह से निभा जाती है इस 1 घंटे में। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी मंदाकिनी जी शिक्षा एक ऐसी चीज है कि मतलब हर किसी के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा। और जीवन में जो ये शिक्षा होती है हमें जब मिलती है तो हम प्रगति के पथ पर बहुत दूर तक चले जाते हैं। और जो कुछ भी हम अपने जीवन काल में सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब हमारे करियर को बनाने में बहुत सहयोग प्रदान करती है। और शिक्षा के बिना अधूरे से भी लगते हैं। शिक्षा पाना सभी के लिए समान अधिकार के रूप में बहुत ज़रूरी है। और एक शिक्षित व्यक्ति समाज का निर्माण अच्छे से करता है। वहीं एक पढ़ी लिखी महिला है वो जो परिवार को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चों का पहला स्कूल होता है वो उनका परिवार ही होता है ना। तो परिवार ही जो है बच्चों के लिए पहली पाठशाला होती है जहां माँ से अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। माता और पिता अपने बच्चों को बातों ही बातों में कितना ज्ञान दे जाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है, आपने देखा होगा मंजरी जी, जब कोई व्यक्ति हमें बहुत ही विनम्र मिलता है, संस्कार वाला मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये किस घराने से है, हमें पता चलता है। बिल्कुल, उसके संस्कारों का वहीं से पता चलता है कि जरूर उसे क्या संस्कार दिए गए हैं माता पिता के द्वारा। तो वही उसकी पहली स्कूल होती है। और जब परिवार से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो हमेशा अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन हाँ, शिक्षा के बिना ये संभव नहीं होता। धीरे धीरे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। बिल्कुल। और एक पाठशाला को ज्वाइन करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूलिंग कर रहे थे तो उस समय भी एक क्लास में दिया गया था कि आप घर में किसी को भी पढ़ाइए, छोटे छोटे बच्चे आसपास के हों आपके तो पढ़ाइए। तो वो चीज़ बड़ी उस समय प्रेरणा देती थी। तो मुझे भी मौका मिला था ऐसा। तो मैं आसपास के जो बच्चे थे छोटे छोटे उनको पकड़ के बोलती थी चलो आज पढ़ना है तुमको। तो 1 घंटे उनको पढ़ाते थे। जो वो शिक्षा, वो ज्ञान उन्हें देते थे तो वो उनके आगे बहुत काम आया। बिल्कुल काम आया। और मंजरी जी जब बचपन की बात चली तो मुझे भी याद आता है कि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे शिक्षक जो है हमारे आइडियल हुआ करते थे। कोई मिस है या कोई सर है तो हमें अच्छे लगते थे। हम उनकी नकल करके घर पे टीचर बन जाया करते थे। एक हाथ में स्टिक रखा करते थे और सामने काल्पनिक बच्चे हुआ करते थे और बारी बारी से हम पढ़ाया करते थे। ऐसा भी खेल खेला है ना, कि जहाँ हम टीचर होते थे और जो स्कूल से सुनकर आए हैं वैसा का वैसा हम अपने काल्पनिक बच्चों के साथ व्यवहार करते थे। तो वो भी एक माध्यम है कैसे हम अपने आप को शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ाते हैं, रुझान संप्रेषित करते हैं। क्योंकि जो गुरु से बच्चे को ज्ञान मिला है ना, अगर वो ज्ञान उत्तम है तो बच्चा उसी हिसाब से वो ज्ञान आगे बांटेगा। बिल्कुल। और देखिए शिक्षा से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हम अनेक विषयों को गहराई से समझ पाते हैं और आगे चलकर हम उस क्षेत्र में अपना बेहतर दे सकते हैं। और विद्यार्थी जीवन जो होता है मंदाकिनी जी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है। जो इसको समझ गया तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी इस समय हम लोग की वो स्कूलिंग कॉलेज टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन जब बच्चे मिलते हैं ना तो जब कहते हैं नहीं मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, मन नहीं लग रहा है, तो हम उनको समझाते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी पढ़ने के बाद तो फिर नौकरी की तलाश, ये सब जिम्मेदारियां हैं।
शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात है मंजरी जी कि जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो वो सोचते हैं मैं कब बड़ा बनूंगा, मैं कब बड़ी बनूंगी, है ना। वो कहते हैं आपकी जिंदगी में कितना मजा है, आप तो सिर्फ ऑफिस जाते हो, कोई काम नहीं है आपके पास। तो वो हमारी जिंदगी को देखकर ऐसा सोचते हैं कि बड़ा बनकर बहुत सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन उनको नहीं पता बड़े के सुख अलग है, लेकिन बचपन की जो सुखद यात्रा है वो ऐसी यात्रा कभी मिलती ही बिल्कुल नहीं। और वो विद्यार्थी जीवन तो भाई अनमोल जीवन होता है। उस वक्त पढ़ना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है बच्चे को, और डांट खाना या पहले टीचर पीट भी दिया करते थे बच्चों को, अब तो बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, तो बच्चों के लिए भारी हो जाता था। तो हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं मंजरी जी, कहें तो उनका विचार भी ले लिया जाए। बिल्कुल ले लिया जाए। देखिए एक संदेश तो हमें अभी देखा, मैंने लिखा है कि ये एक ज्ञात तथ्य है कि शिक्षा से हमारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति मिलती है। सीखने से हमारे सोचने की क्षमता और धारणा बदल जाती है। शिक्षा केवल किताबों से प्राप्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे कक्षा के बाहर व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। आज शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तथा इसकी वास्तविक आवश्यकता की नई समझ के साथ ये नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें शिक्षा हमारे चारों ओर मौजूद है, इसीलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और हमारे समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करती है। इसके अलावा ये हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और हमारे बेहतर तर्क संगत निर्णय लेने में भी मदद करती है। बहुत शानदार लिखा है इन्होंने शिक्षा को लेकर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य यही है कि शिक्षा के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। यही उपदेश हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी था। बिल्कुल मंदाकिनी जी, इस संदेश, इतने बढ़िया संदेश के साथ आगे हम इन्हीं की ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत की ओर बढ़ लेते हैं। बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत हमारे उन माता पिताओं के नाम जिन्होंने अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही बेहतर दी और आगे चलकर भी देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने। तुम्ही हो
महादेश की चेतना में रचा बसा है। प्रभु श्री राम की कथा रामायण हम सब ने सुनी या पढ़ी है, और उस कथा को हम सबको दिखाने वाले थे श्री रामानंद सागर जी। मंगल पावन सरस सुहावन। लगभग 36 साल के बाद रामानंद सागर का परिवार फिर लेकर आ रहा है एक अद्भुत राम कथा, काकभूषणी रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती उनकी अनसुनी कथाएं, जिसके सूत्रधार राम भक्त सिद्ध काकभूषणी स्वयं है। काकभूषणी को तो जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, ये श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने अब तक अनेकों युगों में 14 बार रामायण देखी है। 14 बार श्री राम अवतार का दुर्लभ दर्शन पाया इन्होंने। 27 कल्पों से राम कथा नित गाते, अजर अमर है, अजर अमर है, अजर अमर है। राम रसायन और भक्ति के रस में डूबने के लिए आप सब तैयार हो जाइए, और इस रामायण को भी वैसे ही प्रेम दीजिए जैसे आपने रामानंद सागर जी की रामायण को दिया था। जय श्री राम। काकभूषणी रामायण अनसुनी कथाएं। मंदाकिनी जी, देखिए बात चल रही थी शिक्षा की, तो हम लोग अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा जारी रखते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में हर वर्ष आज के दिन यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन भी आज हम मना रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008 को इसे मनाने की घोषणा की, तभी से मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की याद में इसे आज की तारीख में मनाया जाने लगा। बिल्कुल सही कहा मंजरी आपने, क्योंकि सभी शैक्षणिक संस्थानों में साक्षरता के महत्व के बारे में बताया जाता है, और कई सेमिनार, संगोष्ठी, निबंध हो, लेखन हो, भाषण हो, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, कार्यशालाएं होती हैं और रैलियां, उस दिन आज के दिन खास इसको भी हम मनाते हैं। बिल्कुल। और मौलाना अबुल कलाम चाहते थे कि सभी को शिक्षा मिले, सभी साक्षर हों, और अबुल कलाम जी का वास्तविक नाम मुहिद्दीन अहमद था। आपके पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दी और बाद में प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको उर्दू के साथ साथ फारसी भाषा, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में भी बहुत महारत हासिल थी। बिल्कुल। मौलाना आजाद साहब ने अखबारों के द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी भावनाओं को जागृत करने की कोशिश भी की, और आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। आपने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो में भी हिस्सा लिया, और गांधी जी से भी बहुत प्रभावित रहे। कई देशों का भ्रमण करके गांधी जी के विचारों, चिंतन और सिद्धांतों का प्रसार किया, और आप उर्दू के साहित्यकार, पत्रकार भी रहे। और मौलाना आजाद की अगुवाई में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी का गठन हुआ। 1950 में पहले ही वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन कर चुके थे। आप आजाद भारत के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी थे। बिल्कुल मंजरी, वे भारत में धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर 14 साल के सभी बच्चों को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उसका समर्थन करते थे। दूरदर्शी रहे हमेशा। 1950 के दशक में ही सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया था, और आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी उन्होंने जोर दिया। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी गठन किया था। जी। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी उन्हीं के कार्यकाल में स्थापित किया गया। और इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उनका योगदान रहा। महिलाओं और वंचित वर्ग की शिक्षा के खास हिमायती थे। आपकी पहल से ही भारत में 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। स्वाधीनता आंदोलन हो और सार्वजनिक जीवन में अविस्मरणीय योगदान देने के लिए 1992 में उन्हें भारत रत्न, हालांकि वो मृत्यु पश्चात दिया गया था, से उन्हें सम्मानित किया गया। 2 फरवरी 1958 को आपने अंतिम सांस ली। आपके प्रयासों और योगदानों के लिए यही कहा जाता है, हमेशा याद आते रहेंगे कि और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य भी मंजरी यही है कि लोगों को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व के प्रति हमें जागरूक करना है। बिल्कुल। और घर के प्रत्येक सदस्यों को अच्छी शिक्षा मिले,
कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। माता पिता का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को पाठशाला भेजें और समृद्ध परिवार जो हैं वे उन बच्चों के लिए कुछ करें, यानी कि जिनके पास सब कुछ है, सुविधाएं उपलब्ध है, वो उन बच्चों के लिए कुछ करें जो शिक्षा के उससे पाने से वंचित रह जाते हैं, उनकी मदद कर सके। स्कूल में चाहे वो एडमिशन कराने की बात हो या शिक्षा से जुड़ी कुछ चीजें उनको उपलब्ध करानी हो, उनका खर्चा वहन करें। और स्कूलों को भी ऐसे बच्चों के लिए आगे आना चाहिए कि वो कुछ कंसेशन करें या फीस कम कर दें। और ऐसे ही जो हम मदद करते हैं तो जो हमारे जो देश के निहाल बच्चे हैं उनको बहुत ही साक्षरता बनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। बिल्कुल सबका अधिकार है। और ऐसा होता है कई बार मंजरी कि बहुत होशियार बच्चे होते हैं लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं होती है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। कितने उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां बच्चों ने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़कर वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए हैं, टॉप किया है। बहुत सारे, अगर हम उनका जिक्र करें तो ये कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। और आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर हम गांवों में नजर दौड़ाते हैं तो वे दिन भर बकरियां चराते हैं या अपने जो काम करते हैं लेकिन वो शाम को पढ़ते हैं। अखबार बेचने वाले बच्चों को भी मैंने देखा कि वो अखबार पढ़ते हैं और उससे अपना जीके बढ़ाते हैं। तो बहुत से उदाहरण है, लेकिन अगर हमें पता है तो हम ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं ताकि देश को सर्वश्रेष्ठ नागरिक मिल सके। बिल्कुल। और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी है, मतलब बच्चों को पढ़ाएं और चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको बराबर ही शिक्षा देनी चाहिए। यही उपदेश हमारे राष्ट्रपति जी का भी था। तो बच्चे बड़े सब तो बच्चे, छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है प्रौढ़ शिक्षा भी होते हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो बने हैं उनमें भी जिनमें हम बड़े बुजुर्ग जो होते जो शिक्षा उनको भी शिक्षा दी जा सकती है। वो निरक्षर हैं तो वे साक्षरता अपना सकते हैं, किसी भी उम्र में साक्षर हुआ जा सकता है। बस जरूरत है एक चाहत की, है ना। हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाए जाने वाला भारत में एक वार्षिक उत्सव है। और ऐसे उत्सव जो है मनाने से देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है। तो अब एक गीत सुन लें पहले। बिल्कुल, समा बदलने के लिए भी। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों का साथ अगर हमें मिल जाए तो पूरी जिंदगी बहुत ही महान बन सकते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल जी। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयां चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले
विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। तो मंजरी जी, लगता है हमारे जितने भी सखा और सखियां हैं वो फेसबुक से जुड़ गई हैं और लगातार अपने संदेश हमें भेज रही हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें नमस्कार भी लिख रहे हैं और लिखते हैं कि आज सखी सहेली ने गीतमाला से पहले ही बाजी मार ली है। तो आज की विषय सूची देखकर यहाँ कुछ लिखने का मन हुआ है। अच्छा। शिक्षा का अर्थ है पाश्विक संस्कारों से युक्त आदमी को मानवीय संवेदनाओं से युक्त इंसान बनाने का विज्ञान, ताकि वो अपने विकास के अगले सोपान पराचेतन में छलांग लेकर अपनी जीवात्मा को भवसागर से पार करते हुए परमात्मा से पुनः एकत्व स्थापित कर सके। ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके जरिए व्यक्ति को ज्ञान, अनुभव, कौशल और स्वस्थ दृष्टिकोण मिलता है। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और देखिए इसी तरह अगला संदेश भी लिखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की सभी को शुभकामनाएं। शिक्षा हमारे जीवन को संस्कारी, व्यवहारिक, उद्देश्यपूर्ण बनाती है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि कोई भी अशिक्षित ना रहे। इसके लिए बहुत सी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बाल मजदूरी पर इसलिए प्रतिबंध किया है और आज का दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद पर समर्पित है। इनके नाम पर भोपाल में NIT कॉलेज है। जी, एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार डॉक्टर कलाम जी ने कहा था कि यह सोच हम इंसानों की एक अकेला क्या कर सकता है, बस जरा देखो तो सही सूरज को, वो तो अकेला ही चमकता है। अगर हम डॉक्टर कलाम के इन उपदेशों को जीवन में उतार लें तो यकीनन मेरा ये विचार है कि हम सब अपने जीवन को पूरे तरीके से जीना सीख जाएंगे। तो मैं आज उनके जन्मदिन पर यही लिखना चाहती हूँ कि हम उन सबको उनके उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। क्या बात है, बहुत सारे प्यारे प्यारे से संदेश लिखकर भेजे, लेकिन अब समय हो चला है अंतराल का। तो अंतराल के बाद हम पुनः लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हुए फिर संदेशों की ओर मंदाकिनी जी आगे बढ़ चुकी है और मुस्कुरा भी रही है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही गदगद हो रही हूँ। अच्छा, बताइए क्या पढ़ लिया आपने ऐसा? देखिए, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी यानी गंगा जी और मंजरी यानी तुलसी। तो मंदाकिनी जी की आवाज जो है वो गंगा की कल कल बहती धारा जैसी है और मंजरी जी मीठे वाले आम की मंजरी की तरह देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की परिवार में महक रही है। क्या बात है। ये तो देखिए सबका अपना प्यार है इन लोगों का जिन्होंने भेजा है, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और देखिए एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी यानी गंगा व मंजरी यानी तुलसी होता है। और जो आपने पढ़ा था, शायद मेरे ख्याल से ये पढ़ा था आपने, जो आज हमारे घर आंगन महकाने व पवित्र करने हमारे
हमारे विविध भारती की सखी सहेली के द्वार से हमें एक ज्ञान, शिक्षा, प्यारे प्यारे गीतों से बहुत खास और सुंदर सजाने भी आई हैं। इसलिए अथा इन पतित पावन हमारी हर दिल अजीज बहनों को बहुत बहुत सादर स्नेह, प्यार भरा नमन। प्रोग्राम को श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, जबरदस्त पेशकश के लिए बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया बहनों जी को। अरे शुक्रिया हमारे जो भी श्रोता हैं, हमारे सभी का शुक्रिया। सखियां हैं, सभी को शुक्रिया। और देखिए अब इन्होंने ऐसी बात लिखी तो मंदाकिनी जी देखिए आपके नाम में बहुत सारी चीजें हैं, समाहित हैं। तो जब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षा हमने प्राप्त करी है, तो अब शिक्षा के जब हमने प्राप्त करी ली तो क्यों ना हम इसमें से बता ही दें कि आपके नाम में क्या क्या छुपा हुआ है। देखिए आपके नाम में, यानी आप श्रोता के रंग में रंग गई हैं। बिल्कुल रंग, उन्होंने मुझे रंग दिया कि तुम रंग जाओ और आज जो मैंने बोलो। तो देखिए ना, गैलेक्सी जो होता है, असंख्य तारों का समूह मंदाकिनी कहलाता है, जहाँ पे अर्धचक्र के रूप में वो तारे दिखते रहते हैं, जो रात के अंधेरे में झिलमिलाती सी मेखला के समान दिखाई पड़ती। तो देखिए वही हो गया। और जैसे स्वर्ण गंगा हुआ, सर नदी है, सुर नदी, आकाश नदी, देव नदी, यानी हरी ताली भी कहा जाता है मंदाकिनी को, और हवा या स्वर की नदी भी कहा जाता है। यानी बहुत सारे मतलब छुपे हुए हैं आपके नाम के। मंदाकिनी एक छोटी सी नदी का नाम है जो हिमालय से उतरकर काशी में बहती है और वो भागीरथी में मिलती है। तो क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है। और देखा जाए तो एक सूर्यबाला द्वारा रचित एक कहानी का संग्रह है, उसका नाम भी मंदाकिनी है। और पृथ्वी की मंदाकिनी आकाश गंगाएं हैं, है ना। क्या बात और है। देव नदी गंगा, भागीरथी, विष्णु पगा, देव पगा, ध्रुव नंदा, सुरसरता, जाह्नवी, अमर तरंगिनी, विष्णु नदी, नदीश्वरी और त्रिपथगा। अरे क्या बात है, इतना प्यारा नाम है। मैं सोचती नाम बदल लूं क्या। आपने पूरे मेरे नाम पर पीएचडी कर ली है, है ना। देखिए शिक्षा का तो यही फायदा होता है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं छक्के भी मारती रहूं। आज आप सिक्सर पे सिक्सर मार रही हैं। और देखा जाए तो जब आपने कहा कि आकाश गंगा है या एक गंगा का नाम है, तो उसी गंगा में आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे और लताएं निकली होती हैं, कोबलें निकली होती हैं, तो वो भी मंजरी कहलाती है ना। वहीं से मंजरी निकलती है और दुनिया को महकाती भी है। देखिए आपकी संगत में हम लोग छोटे पौधों की तरह आगे बढ़ते जाएंगे और खुशबू बिखेरते रहेंगे। तो कहते बड़ों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। यानी आप सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं आपसे बड़ी हूँ, है ना। देखिए हमारे श्रोता सब समझ गए हैं, तो वो जान के भी मुस्कुरा भी रहे होंगे हम लोग की बातों में। आज मंजरी जी लपेट रही है। आज मंदाकिनी जी को वो साबित करके रहेंगी कि मंदाकिनी जी मंजरी से बड़ी है। तो सम्मान करते हैं। अब मुझे लगता है कि आप जैसी जो महिलाएं हैं या सखियां हैं ना, अगर वो जहाँ भी जाती हैं तो एक खुशी का वातावरण बना सकती हैं। पूछो कैसे? कि मायके में जब लड़की लौट के आती है ना, तो देखा जाता है कई बार तो वो घर में कोहराम मचा देती है, और कई बार देखा जाता है कि घर में आकर वो खिलखिलाहट पैदा कर देती है। बिल्कुल, हमारी जैसी लड़की पहुंच जाए मैं खिलखिलाहट ही कर देगी। तो जब आप मायके जाती हैं तो क्या करती हैं, पहले ये बताइए। मायके जाते हैं तो बस सबसे पहले तो सबसे मिलना होता है, फिर उसके बाद इधर उधर के किस्से सुनाए जाते हैं, कुछ अपने साइड के, कुछ उनके पूछे जाते हैं। तो पूरे घर में एक हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। और जब जिसको पता चलता है कि ये आ गई है घर, तो सब मिलने वाले आने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि तूफान मेल आ गई है। तो देखिए माँ और मैके में, माँ जब मैके में जब रहते हैं, माँ और मैके में रहती है, तो ममता भरी छांव होती है। आंख माँ के आंचल में खुली होती है हम लोगों की, और उनकी आदत सी, मतलब माँ की जो होती है, माँ और मैका जुड़ा होता है, तो एक आदत सी पड़ जाती है। और कुछ भी बात हो, माँ सब सुलझा देती है। नन्हा सा बचपन माँ की उंगली पकड़े कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। मायके का अर्थ तब समझ में आता है जब विदाई की बेला आती है। ससुराल में आकर मायके जाना कम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब लड़की की विदाई की बेला आती है, उससे पहले जितने भी नाज नखरे वो कर सकती है अपनी माँ के सामने, पिता के सामने, अन्य भाइयों के सामने या परिवार के सामने, वो सब नाज नखरे उसके रह जाते हैं। और जब वो विदाई लेती है तो उसके बाद जिंदगी की हकीकत सामने आती है कि जीवन की सच्चाइयाँ क्या है, कैसी है, सही बात है। तो क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारियां एक अलग होती हैं। स्त्री जीवन में महत्वपूर्ण स्थान तो है इस जिम्मेदारियों का, लेकिन मायका तो वो सुंदर घर है जहाँ कितने सुंदर सपने होते हैं हमारी आंखों में। ताउम्र हम उन ख्वाबों को सजाए रहते हैं कि हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे जाएंगे। हमारा अल्हड़पन, हमारी मस्तियां, हमारी शरारतें, हमारी जो चिल्लपों हैं और जो धमा चौकड़ी है, भाई बहनों के साथ रूठना, मनाना, झगड़ना, खींचना, ये करना, हाँ हूँ मचा देना, है ना, ये सभी हम
मायके में ही कर पाते हैं। बिल्कुल, और मायके की यादें तमस में भी चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है, और मायके में हम उम्र सहेलियां उनके संग कितना समय गुजारा था, सब आंखों के सामने तस्वीर सा उभर जाता है ना मंदाकिनी। बिल्कुल। और मायके में जो सीख मिलती है वो पोटली बनाकर हम अपने ससुराल ले आते हैं, और ताउम्र वही काम आती है, और अच्छे संस्कार मिले होते हैं जिनके भरोसे ही बड़ी मुश्किलों में भी हमें संबल मिलता है। बिल्कुल, जब भी तो कहा जाता है कि एक स्त्री अपने परिवार से क्या सीख कर आई है, ये जब पता चलता है जब वो अपने अगले घर जाती है। बिल्कुल। वहां जाकर उसके संस्कार दिखते हैं कि वो किस घर से आई है, और माता पिता ने उसको क्या क्या संस्कार दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो अपने माता पिता के नाम को बदनाम नहीं करें, बल्कि उनके नाम को रोशन करें, कि जो आने वाले दूसरे परिवार के सदस्य हैं वो यही कहें कि देखिए कितने अच्छे संस्कारवान घर से हमारी बहू आई है ना। वरना फिर वो जिंदगी पर क्या होता है कि सुनते हैं कुछ ना कुछ कि आपके माता पिता ने ये नहीं सिखाया, आपकी माँ ने ये नहीं बताया, और इस तरह से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए हमारे संदेश में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है, कि एक लिखते हैं कि बेटी विदाई के साथ ही वो 2 रिश्तों में बढ़ जाती है, किसी के घर की बहू बन जाती है तो अपने ही माँ बाप के घर में अब मेहमान बेटी बनकर आने को मजबूर हो जाती है। जिस घर में जन्म लिया, जिस आंगन में खेली कूदी, अब वही उसके लिए मायके के रूप में बदल जाता है। माँ का आंचल, पिता की गोद, भाई का प्यार, सखियों के साथ बिताए पलों के साथ घर के एक एक कोने की स्मृतियों को वो अपने साथ लेकर जाना, और ससुराल में सबके साथ होते हुए भी उन स्मृतियों में खो जाना जैसे उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है, और जीवन भर उन स्मृतियों को अपने मन मस्तिष्क में से मिटने नहीं देती है। बहुत खूबसूरत सी बातें सबने साझा करी हैं। और मंदाकिनी जी देखिए एक संदेश और है, तो लिखते हैं कि एक बार मैं अपने मायके गई, मेरी छोटी बेटी थी, पतिदेव को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो बोले मैं बस में बिठा देता हूँ भाई, वो पर तुम्हें वहाँ पर उतार लेंगे, भाई उतार लेंगे। और मैं तैयार हो गई, और जैसे ही घर में पहुंची माँ ने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया। मुझसे पहले पूछा तो दामाद से लड़कर तो नहीं आई है, अगर ऐसे है तो घर मत आना। मैं 8 दिन के लिए गई थी। 2 दिन बाद मैंने पतिदेव को फोन किया, आप आकर ले जाओ, माँ बार बार पूछ रही है कि लड़कर तो नहीं आई हो। और उस दिन का दिन है कि मैंने अकेले जाना बंद कर दिया, और जाते हैं तो सब साथ जाते हैं। भाई ये तो माँ को देखो डर लगा रहता है कि भाई ऐसा कुछ ना है, ऐसा रूट के तो नहीं आ गई है ना। तो क्योंकि हमें शिक्षा यही दी जाती है कि विवाह के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। पहले गीत सुन लिया जाए, फिर और भी जो है हमारे श्रोताओं ने जो लिखे हैं संदेश उनको हम पढ़ेंगे। लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं के दिल मेरा बस में नहीं। हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं के दिल मेरा बस में नहीं। हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। जिसके लिए जिंदगी फूल चुनती थी, जिसके लिए मैं सदा ख्वाब बुनती थी, रातों को मैं धड़कने जिसकी सुन
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो मंजरी, हम मायके की यादों में खो गए हैं और बड़ा मजा आ रहा है मायके की दुनिया में घूमते हुए, है ना? और हमारी जो सखा या सखे संदेश लिख रहे हैं उनकी यादों में तो खोकर और भी मजा आ रहा है। हाँ, लेकिन क्या सखा लिख रही हैं अपने मायकों की जो याद है उनके बारे में? वो भी लिख रहे हैं, देखिए पढ़िए आप संदेश। मैं पढ़ती हूँ। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मायके की बातें आमतौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, पुरुषों का मायका नहीं होता क्या? उन्होंने इमोजी भी भेजा है, बड़ा गंभीर सोचता हुआ। तो ये सोचिए आपकी आपका मायका होता है कि नहीं होता। हम तो समझते हैं होता है पुरुषों का भी अपना मायका होता है। और आपके घर में जब आपकी बहनें लौट के आती हैं, जिनका विवाह आप कर देते हैं, या जहाँ आपके माता पिता रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं आपका मायका है, और जहाँ आपकी पत्नी आई है जहाँ से वापस ससुराल हुआ, ये दोनों बातें। सबसे बड़ी बात कि अब आपके भाई अगर हैं अलग रहते हैं, सब बड़े होकर अपनी अपनी नौकरी में, जब वो लौट के आते हैं तो कैसा लगता है सभी को। तो आप अपने मायके का जो है वर्णन कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, इमोजी तो आपने बहुत ही विचार में पढ़कर लिखा है। तो लिखते हैं कि पुरुषों का क्या मायका नहीं होता? पुरुषों और महिलाओं दोनों का मायका मतलब उनके माता पिता का घर। अच्छा, खुद जवाब भी दे रहे हैं, जहां वो पले बड़े हुए हैं। मैंने भी साल 1974 में नौकरी मिलने के बाद अपना मायका मतलब पैतृक गांव छोड़ दिया था। उसके बाद मेरी श्रीमती जी के मायके के गांव ही पर रह रहा हूं। जहां मुझे नौकरी मिली उसी गांव में ही मेरी शादी हुई और वो कन्या इसी गांव की रहने वाली है। क्या बात है, बहुत अच्छा सा संदेश। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रीमती जी को बुढ़ापे में मायके की कोई याद नहीं। शादी के 55 साल पूरे हो चुके हैं और उनके माता पिता को एक अरसा हुआ गुजर चुके हैं। भाई के बेटे बेटी कभी कभार फोन पर हालचाल पूछ लेते हैं। वैसे भी बुआ और फूफा बदनाम ही रहते हैं। हमारी दोनों बहुओं को अपने मायके की याद की बात क्या कहें। कोई न कोई महीने में 1-2 दिन घूम ही आती हैं। 30-40 किलोमीटर की दूरी कोई लंबी यात्रा नहीं होती है। क्या बात है, बहुत अच्छे संदेश लिखे हैं। और इसी तरह एक लिखते हैं कि मायके इस मिशन स्वाभाविक है कि शादी के बाद मायके की याद तो आएगी, लेकिन कुछ लगता है कि अगर कोई लड़की नई ससुराल आई है तो ससुराल वालों को उसको प्यार देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों में उसको ताने देने चाहिए, ना उससे ना सुनाना चाहिए, और उसे नए माहौल में डालने का पूरा समय देना चाहिए। और दोनों को ही अपने अपने तरीके से इस नए माहौल में डरने की कोशिश मतलब नहीं डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लड़की को भी हर छोटी छोटी बात पे मुंह फुलाने की बजाय मतलब ऐसा वो नहीं करना चाहिए कि बैड नहीं है, एडजस्ट करना चाहिए। और ससुराल के नए मोहल्ले में और ससुराल वालों को भी उसकी पूरी सहायता करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात लिखकर भेजी आपने। और एक ने लिखा है कि एक लड़की के बस्ते जहां हसीन सपने ताउम्र ख्वाबों को लिए मायके में पलते हैं, शादी के बाद लड़की की जिंदगी काफी हद तक बदल जाती है। वो अपने पति का साथ फेरे लेने के बाद उन्हीं के घर में रहने लग जाती है। ये एक ऐसा दौर होता है जब एक स्त्री को नए रिश्तों और नए परिवार के साथ तालमेल बिठाना होता है। हालांकि पूरी तरह से नए और अनजान लोगों के बीच अक्सर लड़की को अपने माता पिता, भाई बहन और घर की याद आती है। और देखिए अगले संदेश में क्या लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि जब तक माँ बाप हैं तब तक मायका होता है। ऐसा नहीं है। भाई भौजाई भतीजा सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब लगता है कि माँ होती तो शायद ऐसा होता। आज तो ऐसा विषय है कि आंखें ही धुंधली हो जा रही हैं। मन को भावुक करने वाले मायके की स्मृतियां। उत्तर भारत में ठंड बहुत पड़ रही है। सर्दियों के दिन हम जब हम सो कर जाते हैं तो बाबूजी रात में 2 बार उठकर हमारे कमरों में आकर
चेक करते हैं कि किसी बच्चे के शरीर से रजाई तो नहीं हटी हुई है, और वे बिना आवाज के हमें उठाते हैं और बोलते थे कि रात में तुम लोग पूरा कपड़ा पहनकर सोया करो, रजाई तुम लोग ढंग से नहीं ओढ़ते हो। जब अपने बच्चों को लेकर मायके गई तो सर्दियों के दिन थे, पिताजी रूम में फिर आए और देखने कि मैंने अपने बच्चों को ढंग से कंबल रजाई उड़ाया है कि नहीं, और वो हिदायत देते हैं कि रात में उसकी कान में टोपी स्कार्फ बांध के सुलाया करो। छोटे बच्चे शरीर पर कपड़ा नहीं रखना चाहते हैं, क्या ये सभी स्मृतियां कभी नहीं भूलने वाली हैं? बहुत ही अच्छी सी बात लिखी और गंभीर भी हो गई है, उदास भी हो गई है, लिखते लिखते इमोजी उन्होंने यही डाला है। ये चीज हर चीज घर में हमने देखी है कि पिता चुपचाप, माँ तो ख्याल रखती है लेकिन पिता रात में उठकर एक बार सबको जरूर देखते हैं। अरे मंजरी, पिता तो हमारा आकाश होते हैं, पिता तो आसमान होते हैं, हर लड़की का उनका कोई मुकाबला नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं, अथाह गहरे होते हैं हमारे पिता, है ना। देखिए अगली क्या अच्छा गाना, अगला गीत मैं सुनाना चाहती हूँ कि भाई देखिए ऐसा है, इतनी बातें तो हमने कर ली कि लड़कियों को अपने मायके की याद आती है, लेकिन जब वो अपने पति के साथ होती हैं और अगर थोड़ा सा भी नोकझोंक हो जाती है तो फिर क्या कहती है वो, देखिए इस गीत में सुनते हैं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो देख लीजिएगा मंजरी, ये धमकी आपने भी कही दी तो नहीं ऐसे कि मैं मायके चली जाऊंगी देखते रहिए। ये गाना ऐसा है कि या मैंने तो ये गाना सुनाकर ही धमकी दे दी और आज भी जहाँ भी वो सुन रहे होंगे ना उनको धमकी मिल रही है कि मैं कुछ कहा तो मायके चली जाऊंगी। लेकिन ये प्यार भरी नोकझोंक जो है जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर मायके जाने की धमकी भी नहीं देनी चाहिए। सही बात है। और जो जीवन है उसका आनंद उठाना चाहिए। एक बहुत ही प्यारी सी कविता देखिए मंजरी जी हमारे पास आई है, लिखते हैं कि सोचा न था जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब मेरा मन अपने घोंसले में जाने को तरस जाएगा। हम बेटियों के लिए घोंसला ही तो होता है मायका, जहाँ से हम सब कुछ पीछे छोड़कर तिनको रूपी यादों को दिल में बसाकर अपने नए आशियाने की तरफ निकल पड़ते हैं। और हर बार एक चिड़िया की तरह अपने मायके का चक्कर लगाते हैं। हम नहीं इनके साथ तो क्या, बाकी सब तो ठीक है, ये सोचकर खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो अब जाऊंगी कब जाऊंगी, इस इंतजार में कितने मौसम बीत गए और मेरी आंखों के नटखट आंसू हर बार मेरे उदास मन से जीत गए। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। और देखिए एक संदेश में लिखते हैं कि मायका की स्मृति कभी भी नहीं विस्मृत होती, क्योंकि माँ पापा भाई बहन और बचपन की यादें साथ होती हैं। और एक एक पल जब याद आता है तो मन भर आता है। कहते हैं ना कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मायका छूट जाता है, लेकिन जो मन में बसा होता है उसको कौन भला निकाल सकता है। आप ही बताओ। हम क्या बताएं आपको, लेकिन मायका आपकी जिंदगी से कभी
निकलता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। है ना, हो सकता है एक समय बाद मायके में परिवार के लोग कम हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं, लेकिन उन यादों को संजो कर रखिए, उदास मत होइए, अपने बच्चों का जीवन संवारिए। आपकी भी बेटी का शादी ब्याह करके जब जाएगी उसे एक अच्छा मायका दीजिए। बिल्कुल, है ना। और देखिए संदेश में एक कविता और है। अच्छा, माँ का घर ही सबसे प्यारा, प्यार भरा कण कण में सारा, माता पिता का जहाँ लाड़ प्यारा, भाई बहन का दुलार न्यारा, माँ का घर ही सबसे प्यारा। नटखट बचपन जहाँ है बीता, नटखट बचपन जहाँ है बीता, सुंदर भविष्य का सपना देखा, मजा खुशी जहाँ हंसी टिटोली, माँ का घर ही सबसे प्यारा। चाचा बुआ और दादा दादी, मामा मौसी और नाना नानी, रिश्तों में बेशुमार प्यार था, माँ का घर ही सबसे प्यारा। अपना पराया जहाँ कभी नहीं था, सुख दुख में न कभी अलग था, खाना कपड़ा भी न कभी अलग था, माँ का घर ही सबसे प्यारा था। और लिखते हैं आगे कि सखी पड़ोसी संग मेला सिनेमा देखा, खेल खिलौने संग झगड़ा देखा, पर मन में कभी कोई बैर न देखा, माँ का घर ही सबसे प्यारा। अनमोल और स्वर्गीय आनंद लिए होता है माता पिता का घर। एक श्रोता लिखती हुई है कि मायके का नाम लेते ही आज भी आंखों में चमक आने के साथ ही पापा को याद कर आंखें भर आती हैं कि जब तक पापा थे हमें ससुराल से लेने आते थे, और वहां पहुंचने पर भाई बहन और मम्मी सभी कितना ध्यान रखते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते, मम्मी भी मनपसंद खाना बनाती, पापा मार्केट का चक्कर लगाते, कुछ कुछ चीजें लाते रहते, बच्चों को घुमाने ले जाते, माँ के हाथ का अचार, माँ के हाथ की बनी मिठाइयों का स्वाद कभी कोई भूल सकता है भला? हाँ, आज भी माँ ये सब हमें भेजती है। और देखिए एक संदेश में लिखते हैं हमारी सखी कि माँ का घर मायका, माँ से मायका तो होता ही है, अपने भाई भी बहनें सब मिलकर मायका की शान होते हैं, और मायका तो उम्र बचाए रखता है। इस तरह माता पिता के बाद भी मायका कायम रहता है। हाँ, बिल्कुल कायम रहता है, और ये मायका आपका हमेशा आपकी जिंदगी में कायम रहे, आबाद रहे और आप अपने पिया के घर बेहद खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो पिया का घर प्यारा लगेगा तो रूप और सौंदर्य की भी हमें रक्षा करनी है। कैसे निखारे मंजरी कमल के फूल से त्वचा, बताइए। तो कमल की 10-12 पंखुड़ियों को पीसकर पेस्ट बना लीजिए और 2-3 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर इसको चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट धो दें। 15 मिनट के बाद इसको धो दें। और इसी तरह दूसरा भी तरीका है कि कमल के फूलों का तेल और चावल के आटे को मिलाकर इसको पेस्ट बना लें। इसको भी आप लगा सकते हैं, दाग धब्बे दूर करते हैं। और आप इसी पेस्ट के साथ हल्दी और कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। और बालों में ये कंडीशनर का भी काम करता है, तो आप उसका पेस्ट लगा सकते हैं बालों में, है ना, लगा सकते हैं और फिर अपनी त्वचा को निखार भी सकते हैं। साथिया साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि
जी ना लगे। मौसम है सुहाना के जी ना लगे, साथिया नहीं जाना के जी ना लगे। साथिया मैंने माना कि जी ना लगे, जी को था समझाना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। मेरे अच्छे बाल माँ छोड़ो आज भैया, वो झूठा जो सैया कल आए ना। जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी ढल जाए। देखिए अब तो हम लोग को जाना ही भी पड़ेगा और सभी सखियों और श्रोताओं के बगैर दिल भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। जाने का मन तो नहीं लेकिन जाना पड़ेगा, तो सबको एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।